Hello everyone, welcome to my channel Twinkle Teaches, and here is your friend Twinkle. So I hope you all are doing good with your studies. तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं विजन आईएएस का मंथली कंपाइलेशन, स्पेसिफिकली नवंबर मंथ का, नवंबर 2020 का करंट अफेयर्स का मटेरियल हम डिस्कस कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि ये मटेरियल विजन आईएएस की वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी सेक्शन इसका। तो इंडेक्स में जैसा कि सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज किया हुआ है, तो साइमल्टेनियस इलेक्शंस और राइट टू रिकॉल, ये दो टॉपिक्स हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेगुलेटिंग ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंड लीगलाइजिंग बेटिंग। तो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने का सोचा है, और इंडिया में बेटिंग को लीगलाइज करना चाहिए या नहीं, ये दो टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है रेगुलेटिंग ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। तो ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं क्या? तो जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा क्रेज़ है अमेज़ॉन प्राइम पे वीडियोस देखने का, और नेटफ्लिक्स हो गया, बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स आई हैं या ऐसे प्लेटफॉर्म्स आए हैं जहाँ पर मूवीज़ डायरेक्ट रिलीज़ होती हैं। अब जब से लॉकडाउन लगा है, तब से तो इनका क्रेज़ और भी ज़्यादा बढ़ गया। घर बैठे सब कुछ मिल जाता है आपको, चाहे वो वेब सीरीज़ हो, मूवीज़ रिलीज़ हो रही हो, तो कौन नहीं चाहेगा ऐसे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना, जहाँ पर आप एक मूवी का टिकट लेने में ज़्यादा पैसा खर्च करते थे, लेकिन एक सब्सक्रिप्शन लेकर आप पूरे घर के पूरे फैमिली के साथ घर बैठ के मूवीज़ देख सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। तो इन प्लेटफॉर्म्स का क्रेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन सब चीज़ों की वजह से। तो अब देखिए, इनको रेगुलेट करने की बात की जा रही है कि जो कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए जो इनको रेगुलेट करे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कुछ कंटेंट इसमें ऐसे हैं जिनकी कोई सेंसरशिप नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के रेगुलेटिंग एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, इसकी बात की जा रही है। इनको रेगुलेट करने के लिए कोई अथॉरिटी होनी चाहिए। तो वाई इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है? The union government has recently brought over-the-top platforms such as Netflix, Amazon Prime, and others under the ambit of the Ministry of Information and Broadcasting. तो यूनियन गवर्नमेंट इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के यूनियन गवर्नमेंट का कंसर्न था, और इस चीज़ को लेकर के यूनियन गवर्नमेंट ने इसे एम्बिट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जो आईएनबी मिनिस्ट्री है ना, उसके अंडर लाया गया है कि अब कुछ तो हो कि इसको रेगुलेट किया जाए। दिस इज द रीजन वाई इट इज इन न्यूज़। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है वो इसे एम्बिट करेगी। अब मोर ऑन द न्यूज़, ये तो हो गई यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़, जो फिलहाल ये न्यूज़ में क्यों है ये बताता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इससे रिलेटेड न्यूज़ में और क्या क्या है। The film and audio-visual programs made available by online content providers have been brought under the jurisdiction of INB Ministry through a notification that amends the Government of India Allocation of Business Rules 1961 using Clause 3 of Article 77 of the Constitution. तो अब देखिए, जो फिल्म्स और ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स होते हैं, जो ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स होते हैं, उन दोनों को ही इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के ज्यूरिडिक्शन में लाया गया है। मतलब इनका आगे क्या होना है, ये सब कुछ अब जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो सब कुछ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ही देखेगी। कोई भी फिल्म हो या ऑडियो विजुअल प्रोग्राम हो, और ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स जो उनके द्वारा ये जो प्रोवाइड कराया जा रहा है फिल्म्स एंड ऑडियो विजुअल प्रोग्राम्स, तो इन चीज़ों का जो ज्यूरिडिक्शन होगा, इन पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा, अल्टीमेट डिसीजन जो लिया जाएगा, वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ही लेगी। और इसके लिए एक नोटिफिकेशन आया है इस एक्ट के अमेंडमेंट का। कौन सा एक्ट मेंशन है, कौन सा रूल मेंशन है, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 यूजिंग क्लॉज 3 ऑफ द आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, इंडिया एक रिपब्लिक डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पर कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचना पड़ेगा कि कहीं वो लोगों के कंसेंट को, उनके इंसेंटिव्स को हर्ट ना करे।
तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से बना हुआ एक रूल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961। तो इसमें इसके में इन्होंने कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं, और वो कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल टूल है जिसके थ्रू इन्होंने अमेंडमेंट किया है, तो वो है आर्टिकल 77 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 77 के क्लॉज 3 का यूज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स का यूज करके को इन्होंने अमेंड किया है। तो अब इसे अमेंड किया है, इसके पीछे भी जो रीजंस है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आजकल जो वेब सीरीज आती हैं और ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे मूवीज रिलीज हो रही हैं, पहले तो जो बाकी अदर उनका पूरा प्रोसीजर होता था मूवीज रिलीज होने का, बहुत सारा सेंसरशिप होता था उसमें, लेकिन यहाँ पर कोई रेगुलेटिंग बॉडी ना होने की वजह से उन पर कोई रोक टोक करने वाला कोई भी नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट ध्यान में रखते हुए, ताकि उनके जो लोग हैं उन पर उन मूवीज़ का गलत इम्पैक्ट ना पड़े, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को वो हर्ट ना कर रहा हो, इन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से ये सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। अब देखिए आर्टिकल 77 का क्लॉज 3 है क्या, जिसके थ्रू ये इस रूल को अमेंड किया गया, वो क्या है आइए देखते हैं। आर्टिकल 77 clause 3 allows the president to make rules for the more convenient transaction of business of the government of India and for the allocation among ministers of the said business। तो जो प्रेसिडेंट हैं उनको अलाउ करता है कि वो कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए जो मिनिस्टर्स हैं उनके सेट बिजनेस को एलोकेट करें, मतलब जो मिनिस्टर्स उसमें कैसे किस तरीके से इन्वॉल्व होंगे उसका एलोकेशन वो कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए कर सकते हैं, कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनका जो कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस है वो सुचारू रूप से चलता रहे, इसके लिए जो प्रेसिडेंट हैं उनके पास ये राइट है कि वो एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेट बिजनेस। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहा गया है, द नोटिफिकेशन ऑल्सो ब्रॉट न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अंडर द परव्यू। तो जो नोटिफिकेशन लाया गया, जिस रूल की अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, ऑल्सो ब्रॉट न्यूज एंड करंट अफेयर्स कंटेंट ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अंडर द परव्यू। तो जो न्यूज है और करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, उसको भी इस ज्यूरिडिक्शन में लाने की बात कही गई है। मतलब क्योंकि आप देख रहे हो आजकल फेक न्यूज़ का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, सोशल मीडिया तो इसमें बिल्कुल हाथ धोकर पीछे पड़ा है कि किस तरीके से फेक न्यूज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। वैसे सोशल मीडिया जो कंपनीज है उनका खुद का इंसेंटिव नहीं होता, ये पर्टिकुलर लोगों का बिल्कुल कह सकते हैं आप कि उनका इंसेंटिव होता है, उनका इंटेंशन होता है इस तरीके की चीज़ों को ब्रॉडकास्ट करने का। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो हर्ट करना चाहते हैं उसको फिर टारगेट किया जाता है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो वो एक दूसरे को टारगेट करने के लिए ऐसे फेक न्यूज़ आगे बढ़ाती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें ना हो, इसके लिए जो न्यूज़ है और करंट अफेयर्स का जो कंटेंट है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, उनको भी परव्यू में लाया गया है। Earlier, the digital media platforms were under the jurisdiction of Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), while other media such as print, television, and radio were under Information and Broadcasting Ministry. So, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (MeitY) है जो उसके अंडर थे, और जो बाकी सारा मीडिया है जैसे कि प्रिंट मीडिया हो गया, टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, ये सारे में जो इन सब में जो ब्रॉडकास्टिंग होती थी या जो प्रिंटिंग प्रेस में जो भी न्यूज़ कंटेंट आता था वहाँ से बाहर, वो सब कुछ को रेगुलेट करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है। तो अब यहाँ पर इन दोनों को आपको याद रखना है कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किसके अंडर आते हैं, MeitY के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये जो प्रिंट, टेलीविज़न और रेडियो है ये किसके अंडर आते हैं, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, हो सकता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को ना मिले, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें आपको एलिमिनेशन करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखिएगा।
The user-generated content, such as what is streamed on YouTube or Facebook, will continue to remain under MeToo. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जो प्रिंट टेलीविजन और रेडियो है ये सब तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में आ जाएगा, लेकिन जो यूजर जनरेटेड कंटेंट, मतलब ये जो हम डे टू डे कंटेंट जनरेट करते हैं, और आप अगर फेसबुक चला रहे हो या अदर कोई सोशल मीडिया टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि जो यूट्यूब और इन सब पर जो कंटेंट डायरेक्ट किया जाता है उसकी जो ड्यूरेशन होता है वो कहाँ से होता है, मीटी के थ्रू होता है। मीटी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से ये सारी चीज़ें मॉनिटर की जाती हैं। तो 3 चीज़ें आपको देखने को मिली। जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनको हैंडल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। प्रिंट टेलीविजन एंड रेडियो को हैंडल करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है। एंड अनदर स्टेप इज टेकन, यूज़र जनरेटेड जो कंटेंट है यूट्यूब और फेसबुक इन सब के द्वारा, उनको रेगुलेट करने के लिए कौन है, अगेन मीटी। तो अब देखिए, अब ये सारी चीज़ें तो न्यूज़ में है, इसका बैकग्राउंड कहाँ है, कब से ये स्टार्ट हुआ, ओटीटी प्लेटफॉर्म कहाँ से आया अचानक से, ये सारी चीज़ें देखते हैं। So background is the center has been mulling the idea of regulatory board for OTT platforms since 2019 and has asked the major online streaming players several times to form up a self-regulatory model as well. तो ये बात पहली बार जो है कहा जा रहा है 2019 से, इन सारी ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इनसे कहा जा रहा है कि एक आप चाहे तो सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल बना लीजिए, या तो फिर यूनियन गवर्नमेंट को, सेंटर को स्टेप लेना पड़ेगा रेगुलेटरी बॉडी लाने के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो सेंटर ये कह रहा है कि वो एक रेगुलेटरी बॉडी बनाएगा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए, और साथ ही उनको ये भी सजेस्ट किया जा रहा है, जितने भी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेयर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप सेल्फ रेगुलेटरी मॉडल लाइए। मतलब अगर आपके यहाँ से कोई कंटेंट स्ट्रीम होने वाला है तो उसको सेंसर करने के लिए कोई रेगुलेटिंग बॉडी होनी चाहिए जो उसको सेंसर करे, जो देखे कि कहीं कोई ऐसा कंटेंट तो नहीं है जो किसी हमारी जो सोसाइटी है उसके किसी एक पोर्शन को हर्ट करने जैसा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को एम्बैरेस करने जैसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप क्या कहा जा रहा है, इन जनवरी 2019 द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI had put out a code called the Code of Best Practices for Online Curated Content Providers. So next is Internet and Mobile Association of India. अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आप जाइए गूगल पर सर्च कीजिए इसको, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस और हैं जो ये फॉलो करता है। पर फिलहाल के लिए अभी आप यहाँ पर ये देखिए, इसने एक कोड लाया है, कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स। तो अब देखिए इस यहाँ पर ये कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ऑनलाइन कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं उनको एक सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना चाहिए। वो क्या है, बेस्ट प्रैक्टिसेस। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस इसके अंदर मेंशन की गई हैं इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि इस टाइप की चीज़ें आप फॉलो करिए ताकि उसमें एक सेल्फ रेगुलेटरी सिस्टम हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो कंटेंट स्ट्रीम करा रहे हैं वो किसी कम्युनिटी को हर्ट कर जाए। जैसे कि आजकल अगर आप पोलराइजमेंट बहुत देखने को मिलता है आपको, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर टेलीविज़न हो। अगर आप न्यूज़ में कोई चैनल देख रहे हैं आप देख के समझ जाएंगे कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, मतलब न्यूट्रलिटी नहीं देखने को मिलेगी आपको इन सारी चीज़ों में। इसके लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ये कोड ऑफ कंडक्ट लाया। तो आप इस वर्ड को याद रखिए, कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स। जैसे कि थीम्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हो सकता है आपको यूपीएससी में ज़्यादा देखने को ना मिले, लेकिन जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अक्सर डिफरेंट चीज़ों की थीम्स के बारे में या उनके कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में पूछा जाता है, तो इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। इन February 2020 IAMAI released a code for self-regulation of online curated content providers which was signed by 15 several digital platforms by September. तो गवर्नमेंट जैसे डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, उसी में से एक
IAMIA ने भी एक फंक्शन फरवरी 2020 में किया, क्या, कोड फॉर सेल्फ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स। जैसे कि हमने देखा कि सेंटर दो चीज़ें करना चाह रही है, एक तो वो रेगुलेटरी बॉडी बनाना चाह रही है OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए, साथ ही वो दूसरे जो OTT प्लेटफॉर्म्स के ओनर्स हैं उनसे ये रिक्वेस्ट भी कर रही है कि आप सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी लाइए, कि खुद में ही आपके पास एक सर्टन गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए जो ये तय करे कि ये कंटेंट यहाँ से स्ट्रीम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए IAMIA ने रिलीज किया है कोड फॉर सेल्फ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स। तो ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वाला आपने देखा, ये जो है ये सेंटर के थ्रू किया जा रहा है, मतलब IAMIA के थ्रू किया जा रहा है, ये इनके द्वारा दिया गया कोड ऑफ कंडक्ट है। और ये जो कोड फॉर सेल्फ रेगुलेशन, तो इसमें ये कहा जा रहा है कि आप सेल्फ रेगुलेशन कैसे कर सकते हैं, इसके मेजर्स इसमें बताए गए हैं OTT प्लेटफॉर्म ओनर्स को। तो अब ये चीज़ जो है ये 15 सेवरल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके थ्रू जो है साइन किया गया है ये। द कोड had guidelines regarding classification of content, parental and or access control, age classification, maturity ratings, etc. and set up a two-tier complaint redressal mechanism. तो अब देखिए, हो सकता है कि जो कंटेंट स्ट्रीम हो रहा हो वो किसी एक सोसाइटी को हर्ट कर रहा हो, या किसी एक सोसाइटी की किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हर्ट कर रहा हो, तो वो इन सारी कंप्लेंट्स के रिड्रेसल के लिए क्या मैकेनिज्म होगा वो देखा जाएगा। क्या होता है कि सर्टेन गाइडलाइंस डिफाइन कर दी जाएं, जैसे जो कंटेंट उनका है वो कंटेंट पेरेंटल है, एक्सेस कंट्रोल, उसमें पेरेंट का कोई रोल है या नहीं, हो सकता है बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई जा रही हों जो उनके ये सही नहीं है। और एज क्लासिफिकेशन करना चाहिए, जो बच्चा उसको देख रहा है वो उसको देखने के लिए इतना मच्योर है या नहीं, मैच्योरिटी रेटिंग्स होनी चाहिए ताकि पेरेंट्स को पता कर सके कि ये उनके बच्चों के देखने लायक है या नहीं, ये सारी चीज़ें लानी चाहिए। और एक 2 टियर कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म होनी चाहिए। 2 टियर कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सर्टेन गाइडलाइंस दी जा रही हैं कि आप अपने कंटेंट को जो है पहले से ही क्लासिफाई कर दीजिए कि पेरेंटल है, एक्सेस कंट्रोल है या नहीं, एज क्लासिफिकेशन को अलग अलग कर दीजिए, मैच्योरिटी रेटिंग्स लाइए उसमें जिससे पेरेंट्स को आसानी हो कि डिसाइड कर सके या बच्चा खुद भी डिसाइड कर सके वो देखना चाहता है या नहीं। क्या करना चाहिए, Tier 1 at the OCCP level, a digital content complaint forum DCCF created internally by the OTT platforms। तो ये OCCP क्या है, ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। तो इस लेवल पे मतलब अगर जैसे ये हम एक एग्जांपल के रूप में देख रहे हैं, अगर नेटफ्लिक्स है तो OCCP लेवल मतलब ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म लेवल पे जो इनका खुद का प्लेटफॉर्म है, इस लेवल पर ही इनको एक फोरम बनाना है, डिजिटल कंटेंट कंप्लेंट फोरम DCCF बनाने की बात की कि नेटफ्लिक्स का खुद का एक DCCF होना चाहिए, जहां पर जिसको भी नेटफ्लिक्स के थ्रू जो प्रॉब्लम हो रही है अगर किसी को, तो वो यहाँ पे अपनी कंप्लेंट दे सकता है। अब Tier 2 पे क्या होना चाहिए, एट द इंडस्ट्री लेवल अ बॉडी अंडर द IAMAI सेट अप बाय द सिग्नेचरीज नोन एज द ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट प्रोवाइडर्स गवर्निंग काउंसिल। अब दूसरा क्या होना चाहिए, आपने देखा होगा 15 सेवरल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने साइन किया है इसको। तो अब इन्हीं ये जो प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने ये साइन किया है जो IAMIA के अंडर आ रही हैं, इन सारी कंपनीज का खुद का सबको मिला करके काउंसिल होनी चाहिए, जैसे नेटफ्लिक्स भी है, अमेजॉन प्राइम है और बालाजी है, ये सभी इसमें इंक्लूडेड होंगी। और इनका एक कलेक्टिव एक फोरम होगा जहां पर इन सब को लेकर के न्यूज़ रेगुलेट की जो जा रही है, उनको अगर रेगुलेट करना है या किसी को कंप्लेन करना है तो वो इस काउंसिल में जा करके अपनी कंप्लेन दे सकता है। ये इनकी गवर्निंग काउंसिल होंगी जहाँ पर एक तो इनका आपस में भी डिस्प्यूट अगर कोई है तो वो भी उसका भी रिड्रेसल हो जाए और ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जा सकें। सेकेंड बात जो कही गई है, प्रोहिबिटेड 5 टाइप्स ऑफ कंटेंट including those that deliberately and maliciously disrespect the national emblem or national flag, any visual or storyline promoting child pornography, any content that maliciously intend to
outrage religious sentiments and content that deliberately and maliciously promotes or encourages terrorism। 5 तरीके के कंटेंट्स को दिखाने पर एक प्रोहिबिशन लाया गया है। उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? नेशनल एम्बलम और नेशनल फ्लैग को का डिसरिस्पेक्ट ना किया जाए, चाहे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। विजुअल और स्टोरी लाइन, कोई भी विजुअल या स्टोरी लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट करे। एनी कंटेंट दैट maliciously intends to outrage religious sentiments। अब जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि किसी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता हुआ नहीं होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर जोर देता हुआ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत देखने को मिल रही हैं आजकल की वेब सीरीज़ में। तो इसके लिए ही इन 5 तरीके के कंटेंट्स पर प्रोहिबिशन करने का बात कहा गया है। और 5वां कंटेंट कौन सा था? इनकरेज टेररिज्म। ये टेररिज्म को जो है बढ़ावा ना दे, ऐसे कंटेंट्स को फिर प्रोहिबिट किया जाएगा अगर ऐसा कंटेंट स्ट्रीम किया जाता है तो। However, the proposed self-regulatory mechanism was rejected by the INB ministry, stating that it lacks independent third-party monitoring, does not have a well-defined code of ethics, does not clearly initiate prohibited content, and at the second and third tier level there is an issue of conflict of interest। तो अब देखिए और क्या कहा जा रहा है। ये जो सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है जिसकी बात IAMIA कर रहा था, तो उसको जो है रिजेक्ट कर दिया INB मिनिस्ट्री ने। उनका ये कहना था कि हो सकता है कि ये जो थर्ड पार्टी है, मतलब जैसे जो पर्टिकुलर OTT प्लेटफॉर्म है, हो सकता है कि उसकी जो इंडिपेंडेंसी है वो थोड़ी कहीं ना कहीं लैक होने लगे। डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोड ऑफ एथिक्स, हो सकता है उनके पास ऐसा कोड ऑफ एथिक्स ना हो। डज नॉट क्लियरली इनिशिएट प्रोहिबिटेड कंटेंट एंड द सेकेंड थर्ड ईयर लेवल देयर इज एन इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हो सकता है कि उनका खुद का घाटा हो। अब कोई अपना घाटा देख करके तो ये सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देगा। तो यही सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं। Next is in October 2020, Supreme Court bench issued notices to the central government, INB ministry and IAMIA on petition to regulate OTT platforms such as Netflix, Amazon Prime, etc. to an autonomous body। अब देखिए जब से लॉकडाउन हुआ तब से इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पेस मिला है। वैसे तो बहुत कम लोग ही इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन सब्सक्रिप्शन ले लेकर लोगों ने लॉकडाउन में इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक स्टेप लिया है इसके थ्रू कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो INB मिनिस्ट्री है वो इनको रेगुलेट करने के लिए, OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाए। तो जैसे कि बहुत सारे सेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको रेगुलेट करने के लिए एक सर्टेन बॉडी होती है, तो वैसे ही यहाँ OTT प्लेटफॉर्म्स जो कि अपनी मर्जी से किसी भी तरह का कंटेंट जो है स्ट्रीम कर रहे हैं, तो उनको सेंसर करने के लिए कोई ना कोई बॉडी होनी ही चाहिए। जैसे कि बॉक्स ऑफिस से अगर कोई फिल्म रिलीज होती है तो वहाँ पर सेंसरशिप के कितने सारे स्टेप्स होते हैं। पिक्चर के एक एक कंटेंट को देखा जाता है, ये सोसाइटी को कहाँ तक इफेक्ट कर सकता है, उसके सारे नॉर्म्स को देखा जाता है, उसके बाद ही वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म्स में डायरेक्टर की खुद की मर्जी है, वो चाहे जो चाहे दिखा सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए बार बार इनको रेगुलेट करने पर ही ज़्यादा फोर्स किया जा रहा है। उनको कोड ऑफ एथिक्स दिया, एक कोड ऑफ एथिक्स डिफाइन करना चाहिए। भले ही उनकी वो जो इंडिपेंडेंस है उसको हर्ट ना करे, लेकिन इसके बाद भी कुछ सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होना चाहिए। नीड ऑफ रेगुलेटिंग OTT प्लेटफॉर्म्स, ऐसी क्या ज़रूरत है कि इनको रेगुलेट करना ही है? रैपिड ग्रोथ इन OTT इंडस्ट्री, ये जो OTT इंडस्ट्री है ना, इसकी बहुत इमेंस ग्रोथ देखी गई कुछ ही समय में। तो इंडिया इज़ करेंटली द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग OTT मार्केट। तो OTT मार्केट के रिस्पेक्ट में जो इंडिया है ना, बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है। एज इज all set to emerge as world's 6th largest by 2024। तो जहाँ जहाँ जिन जिन कंट्रीज में ये OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं ये, लेकिन वर्ल्ड की जो भी कंट्रीज जहाँ पर ये ग्रो कर रहा है, उन ग्रोइंग कंट्रीज में
इंडिया जो है वो लार्जेस्ट बाय 2024 हो जाएगा, 6th लार्जेस्ट कंट्री हो जाएगी ओटीटी प्लेटफॉर्म मार्केट के रिस्पेक्ट में। द इंडियन ओटीटी मार्केट इज सेट टू रीच rupees 237.86 billion by financial year 25 and from rupees 42.50 billion in financial year 19। तो अभी जो करंट ईयर गया हमारा financial year 19, उसमें इसका जो कंट्रीब्यूशन था 42.50 बिलियन का था। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 25 होगा उसमें 237.86 बिलियन का मार्केट ये खुद का बना लेगा ओटीटी प्लेटफॉर्म, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। तो अब एक ये चीज़ कही गई कि एक तो इनकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है इस पे, इसलिए इन पर रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर इनको रेगुलेट किया जाए तो इसमें सरकार का फ़ायदा ही है, अलग अलग तरीके के टैक्स भी फिर इन पर इम्पोज किए जाएंगे, जिसके थ्रू ये जो इतना पैसा बहाते हैं अपनी मूवीज़ की प्रमोशन के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए, वो भी थोड़ा कम होगा। अब नेक्स्ट है लैक ऑफ ओवरसाइट। While the Press Council of India (PCI) looks after the print media, the television news channels come under the News Broadcasters Association (NBA) and Central Board of Film Certification (CBFC) monitors films. There is at present no law or autonomous body governing digital content for OTT platforms. तो हो सकता है कि आप इसको ऐसे ही देखकर छोड़ दें, लेकिन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। जो प्रिंट मीडिया है उसको गवर्न करने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, पीसीआई है। टेलीविजन को भी रेगुलेट करने के लिए ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म जो है वो मॉनिटर करता है फिल्म को, लेकिन अभी तक ऐसा कोई लॉ या ऐसा कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है जो डिजिटल कंटेंट को या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करे। हर जगह पर तो रूल्स और रेगुलेशंस इम्पोज करने के लिए कोई ना कोई होता है, या फिर जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए वो सुचारू रूप से चल रहे हैं या नहीं, उनको देखने के लिए गवर्निंग बॉडी होती है। लेकिन ये जो डिजिटल कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं और ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, इनको गवर्न करने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कोई रेगुलेटिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए ताकि वो अपनी मन मर्जी का कंटेंट ना दिखाएं, सोसाइटी में एक तरीके का क्रियोस ना पैदा करें। इसके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल्सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक लॉ फॉर कंटेंट रेगुलेशन ऑन ऑनलाइन सर्विसेज। तो जो ऑनलाइन सर्विसेज है ना, इन पर कंटेंट जो भी दिखा रहे हैं उनको रेगुलेट करने के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ भी नहीं है कि इस लॉ के अंदर आप ये कंटेंट नहीं दिखा सकते हैं। ऐसी चीज़ें अभी तक तो नहीं हैं। Receipt of several complaints from the public. Several PILs have been filed in courts across the country, underlining the concern and need to regulate online content. तो बहुत सारे लोगों ने पब्लिक इंटरेस्ट में जाकर के एक PIL दिया कि ये जो ऑनलाइन कंटेंट आप स्ट्रीम कर रहे हो उसको किसी ना किसी तरीके से रेगुलेट करो। कोई तो रेगुलेटरी बॉडी हो जो ये कंटेंट इनको दिखाया जा रहा है इसके किसी, अब जैसे मान लीजिए आप कोई एक वेब सीरीज देख रहे हो और किसी बंदे को उसका एक सीन है या कोई पर्टिकुलर भाषण है जो उसे पसंद नहीं आया, तो उसने एक PIL जा कर के दिया। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको ये ऐसा उनका कोई सीन या कोई डायलॉग ये सारी चीज़ उनको पसंद नहीं आई, तो पब्लिक इंटरेस्ट में जा कर के उन्होंने कोर्ट में PIL दिया। ये सारी चीज़ें अब लोगों को इससे दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए भी एक ऑनलाइन कंटेंट को रेगुलेट करने की ज़रूरत है। कंसर्न रिगार्डिंग ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट. Without appropriate regulation, online platforms can potentially used for spreading fake news, speech, and can publish obscene or violent content. Such content can damage social fabric, has potential to reach and affect children due to increasing accessibility of mobiles and computers. तो देखिए बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस में बहुत बड़ी बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। एक तो इन पर कोई रेगुलेशन नहीं है, लेकिन इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, साहित्य जो है उस समाज का दर्पण होता है। तो यही छोटी सी जो बात है यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, जो भी वहाँ पर दिखाया जा रहा है या फिर जो भी ऑनलाइन कंटेंट के थ्रू बच्चे देख रहे हैं, बड़े देख रहे हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। लोग
कैसे करते हैं कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को अपने रोल मॉडल मान लेते हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखना है, बिल्कुल उन्हीं की तरह काम करना है। और फिर रिसेंट में आपने देखा होगा कि उसका क्या अंजाम हुआ, एनसीबी ने कितने सारे लोगों को पकड़ा और ये सारी चीज़ें हुई, पर हम उस पर नहीं जाएंगे, टॉपिक पर रहते हैं। तो उनको जो रोल मॉडल मानते हैं, तो अगर वो जो कहते हैं वो उनको मानने लगते हैं, तो इससे क्या होता है कि अगर वो फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं वो भी मानेंगे। कुछ ऐसी स्पीच दी जा रही है जो किसी एक धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा भड़काऊ है, लोग वो भी मानने लगते हैं। ऑप्शंस और वॉयलेंट कंटेंट दिखा रहे हैं तो लोग वैसे ही बनने की कोशिश करने लगते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, किसी भी स्टंट वगैरह के प्रोग्राम्स में नीचे लिखा होता है कि इस स्टंट को आप किसी ट्रेनर की मदद से ही करें। तो क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो अगर बहुत ज़्यादा वॉयलेंट कंटेंट देखते हैं तो वो वैसा ही बनने की कोशिश करने लगते हैं। और साथ ही ये सारी चीज़ें जो हैं, ऐसे कंटेंट जो दिखाए जा रहे हैं, ये सोशल फैब्रिक को बहुत, जितना भी सोशल का सोसाइटी का एक विचारधारा जो है उसको कहीं ना कहीं चोट करता है। और हमारे जो बच्चे हैं सोसाइटी में उनको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देख रहे होंगे एक तो लॉकडाउन की वजह से बच्चों की मोबाइल की तरफ एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, कंप्यूटर्स की तरफ एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बिकॉज इस पूरे टाइम में पढ़ाई बिल्कुल उन्हीं चीज़ों से होनी थी, तो उनकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ी है। मगर इसका क्या आप देखेंगे कि क्या कैसे ही आप उनको रोक सकते हैं कुछ भी देखने से या ना देखने से? आप 24 घंटे तो उनके साथ हो नहीं सकते। और ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पर कोई भी आपको कैटेगरी तो दी हुई होती है, उन्होंने तो पहले से ही आपको कैटेगरी वाइज दे दिया है कि इसमें ऐसे कंटेंट है, इसमें ऐसे कंटेंट है, लेकिन आप बच्चे को कैसे रोकेंगे? इसलिए हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर कुछ ना कुछ तो रेगुलेट करने जैसा करना ही चाहिए। नेक्स्ट इज parity in treatment of content. The film industry in India has voiced concern that while their industry requires a central board of film certification, digital content on platforms is made available to public at large without any filter or screening. तो जो फिल्म इंडस्ट्री है उनका ये कहना है कि क्योंकि जो फिल्म इंडस्ट्री है उनके लिए तो आपने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन सीबीएफसी बनाया हुआ है, लेकिन ये जो डिजिटल कंटेंट है उसकी भी तो रीच जो है वो पूरी पब्लिक तक है, फिर उसके लिए कोई फिल्टर या कोई स्क्रीनिंग ऐसा रूल क्यों नहीं है? तो ये सारी चीज़ें कही जा रही हैं क्योंकि फिल्म्स की रीच तो पब्लिक तक है, तो उसके लिए आपने ये सारी चीज़ें बना दी। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म से जो कंटेंट जा रहा है उसके लिए भी तो कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। इस तरीके से जो इनकी ही इंडस्ट्री के, इसी तरीके इस टाइप की इंडस्ट्री के जो बाकी लोग हैं उनका ये मानना है कि जैसे हमें रेगुलेट किया जा रहा है वैसे इस प्लेटफॉर्म को भी रेगुलेट करना चाहिए। तो अब इन चीज़ों में वे फॉरवर्ड कैसा हो सकता है? मॉडल कंबाइनिंग स्टेट सेंसरशिप एंड सेल्फ रेगुलेशन। तो एक सेंसरशिप जो होनी चाहिए और सेल्फ रेगुलेशन कैसे करना है इसका एक मॉडल डिसाइड करना चाहिए। A multi-stakeholder approach to self-regulation can be adopted that safeguards the creative freedom of content creators and artists and protects the interests of consumers in choosing and accessing the content. तो एक मल्टी लेवल का मतलब उसमें कई सारे हिरार्की जो होनी चाहिए उनकी ऐसी होनी चाहिए कि सेल्फ रेगुलेशन भी हो जाए और जो क्रिएटर्स हैं उनकी जो फ्रीडम है उसको भी सेफ रखा जाए। मतलब वो किस तरीके की चीज़ें बना रहे हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो इमेजिनेशन है, उस पर कहीं वो रोक ना लगा दे। तो एक मल्टी लेवल हिरार्कियल सिस्टम होना चाहिए जिसमें मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच रखना होगा सेल्फ रेगुलेशन के लिए। और वो जो है जितने भी क्रिएटर्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनके जो इंटरेस्ट है उनको भी बनाए रखेगा। और जो कंज्यूमर उसको देख रहा है उस पर भी, उसके पास भी बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल होनी चाहिए कि वो कैसे कंटेंट को एक्सेस करना चाहता है। Establishing global rating system, a standard rating system for content and quotas for indigenous content on OTT platforms can be created. तो हो सकता है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कंटेंट ऐसा क्रिएट कर रहे हैं जो लोगों के देखने के लायक नहीं है। तो अगर आप एक ऐसी चीज़ कर लो कि ग्लोबल रेटिंग जैसा सिस्टम, आपने देखा होगा कि हम जो मूवीज़ देखते हैं ना तो पहले देखते हैं कि इस मूवी की रेटिंग कैसी है, बाकी सारी चीज़ें कैसी हैं, उनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद मूवी देखना स्टार्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो वेब सीरीज़ आ रही है, मूवीज़ रिलीज़ हो रही हैं उस पर अब तो इन सब में भी ग्लोबल रेटिंग होनी चाहिए। तो
तो ग्लोबल रेटिंग से हम डिसाइड कर सकें, राइट। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म फॉर कंप्लेंट एंड रीड्रेसल। तो जो भी कंप्लेंट्स हमें देनी है इन प्लेटफॉर्म्स पर, तो उनके लिए ना एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जहाँ पर ये जो है ना निरपेक्ष रूप से काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस इनके खुद के होने चाहिए। तो जो सिटीजन्स हैं वो जो कंप्लेंट देना चाह रहे हैं इनकी कंटेंट से रिलेटेड, तो वो जा कर के यहाँ पर दे सकें। ये जो ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म्स हैं इनके पास ही जाकर वो अपने कंप्लेंट्स दे सकें और वहीं से उनका रिड्रेसल हो जाए। वो अपना जो प्लेटफॉर्म है उसको भी अपना एक पक्ष रखने का मौका मिल जाएगा कि उन्होंने ऐसा कंटेंट क्यों दिखाया और वो सोसाइटी के किस परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें दिखा रहे हैं, एक उनको भी कहने का मौका मिल जाएगा और सिटीजन्स के लिए भी आसानी होगी कि वो डायरेक्टली वहाँ जाकर के अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। फॉर्मुलेटिंग बोर्ड गाइडलाइंस। ओके तो हमारे यहाँ हर एक पर्टिकुलर सेक्टर में देख लीजिए जाके, तो आपको एक प्रॉपर गाइडलाइंस देखने को मिल जाएंगी कि कौन सा सेक्टर किन गाइडलाइंस पर काम करता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, इंडियन पीनल कोड 1860 है, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 है, कॉपीराइट एक्ट 1957 है। तो इसी तरीके के कुछ एड जो हैं वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी लाने चाहिए ताकि वो सेल्फ रेगुलेट कर सके अपने खुद के कंटेंट को। बिकॉज जैसे कि हमने भी देखा कि ये बहुत फीजिबल नहीं दिखता कि ग्लोबली जो कंटेंट आ रहा है उसको रेगुलेट कर पाना। सेल्फ रेगुलेशन ऑफ मीडिया प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया। तो अब ये जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये खुद को कैसे सेल्फ रेगुलेट करती हैं, ओके इसके बारे में बात की गई है। तो एक इंटर मिनिस्टीरियल कमिटी है जहाँ पर कंटेंट को गाइड किया जाता है सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज के साथ। कैसे? ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल है और न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी है जो इनके स्टैंडर्ड को बनाए रखती है और कंप्लेंट्स के रिड्रेसल का काम भी करती है। तो इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। और यहाँ पर इनके बेनिफिट्स क्या होंगे अगर इनको सेल्फ रेगुलेट कर दिया जाए तो? Promote standards that advance media's credibility with the public, particularly in a country like ours, which still needs to evolve to get an independent press. तो हमारे यहाँ पर देखिए ये जो टेलीविज़न मीडिया है वहाँ पर बहुत ही सधे हुए कंटेंट्स दिखाए जाते हैं, है ना। और लेकिन एक तरीके का पोलराइजमेंट देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा पोलराइज होते हैं किसी कम्युनिटी को लेकर के, किसी एक पर्टिकुलर जगह को लेकर के। तो उन चीज़ों की यहाँ पर बात की गई है। अगर इनको रेगुलेट किया जाएगा तो ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के ऊपर देखेंगे, एक सोसाइटी का बैलेंस लेकर चलने की बात पर ज़्यादा जोर देंगे और उससे मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है ना पब्लिक के लिए वो भी बढ़ेगी। और जैसे कि हमारी कंट्री है यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद भी एक इंडिपेंडेंट प्रेस हम खड़ा नहीं कर पाए हैं। जो लोगों के हित में बात करें, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनके प्रमोशन ना करे, लोगों के हित की बात करें, ऐसा इंडिपेंडेंट प्रेस हम अब तक नहीं बना पाए हैं। डेवलप्स कॉन्फिडेंस इन द पब्लिक। और अगर ये रेगुलेट हो जाएंगे तो एक तरीके का कॉन्फिडेंस पब्लिक में पैदा करेंगे कि हाँ जो भी कंटेंट होगा वो हम आराम से सबके साथ भी बैठकर देख सकते हैं। फ्री मीडिया जो होगा वो इररिस्पॉन्सिबल नहीं होगा और जो राइट्स होंगे जर्नलिस्ट के और प्रोड्यूसर्स के वो भी इंडिपेंडेंट बने रहेंगे। इनकलकेट्स द प्रोफेशनल कल्चर टू बी जज्ड फॉर मिस्टेक्स नॉट बाय दोज इन पावर बट बाय कलीग्स। तो ये जो आपस में ही एक दूसरे की जो कमियां हैं, जैसे हमने बताया कि प्लेटफॉर्म लेवल पर ही ये जो टीयर 1 वाला हमने देखा था, प्लेटफॉर्म लेवल पर ही रिड्रेसल मैकेनिज्म होगा और टीयर 2 में जो है आपस में ही वो लोग देखेंगे, तो अपने डिस्प्यूट्स आपस में ही सॉल्व कर पाएंगे ये जो सेल्फ रेगुलेशन आ जाने की वजह से। और उनकी जो मिस्टेक्स है ना वो जो है पावर से जज नहीं की जाएंगी, उनके साथ वालों के साथ ही उनके जो कलीग्स हैं वो ही जज कर लेंगे उनको। बहुत ज़्यादा उनका इस तरीके से जो डिस्ट्रप्शन है वो रोका जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग लोन शार्किंग। अब ये लोन शार्किंग क्या है? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया में गरीबी बहुत बड़ी समस्या है, राइट। और इसके बावजूद कुछ ऐसे लोग हैं जो इस
चीज़ में इतना ज़्यादा नशा कर लेते हैं ना गैम्बलिंग का, कि इसके लिए लोन तक लेने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन उन्होंने एक बार लोन लिया और वो उस लोन को रीपे नहीं कर पाएंगे अगर जिस पर उन्होंने बेट लगाई है वो हार गए तो। जस्ट सपोज मैंने 5-6 लाख का लोन लिया और किसी गैम्बलिंग में लगा दिया और उसके बाद में वो पैसे हार जाती हूँ, तो मेरे पास क्या गारंटी है कि मैं उस लोन को रीपे करूंगी। So this is the kind of thing it is talking about. Decriminalization of these activities could prevent people from being subjected to loan sharking, that is incurring debts and borrowing loans at exorbitant rates, right? कुछ ऐसे रेट्स पर लोन ले लेते हैं और उसके बाद उनको वो रीपे ना कर पाना, ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इससे यही सारा कुछ रीज़न है कि इनको जो ये बेटिंग है इसको लीगलाइज करना चाहिए। बेटर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म रेगुलेशन वुड एम्पावर एजेंसीज टू आइडेंटिफाई एंड प्रिवेंट इंटेंसेस ऑफ गैम्बलिंग बाय माइनर्स एंड प्रॉब्लम गैम्बलर्स as well as to save public from any kind of inconvenience at the hands of the law enforcement authorities। तो अगर जैसे रेगुलेशन हो जाता है तो वो एम्पावर करेगा ऐसी एजेंसीज को कि वो आइडेंटिफाई करें और बचाएं ऐसे लोगों को जो माइनर्स हैं और प्रॉब्लम गैम्बलर्स हैं, जैसे कि जो पब्लिक है उनको इस तरीके की इनकन्वीनियंस से बचा लिया जाए जो बड़े बड़े गैम्बलर्स हैं उनसे, राइट। कि अगर जैसे रेगुलेशन हो जाता है तो कुछ जो एजेंसीज होती हैं वो सेल्फ सेंसरशिप यहाँ पर कहा जा रहा है कि सेल्फ रेगुलेटरी कोड माइट नॉट फैक्टर इन द डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट ऑन इंटरनेट एंड कैन लीड टू सेल्फ सेंसरशिप इंटरनली अमंग प्लेटफॉर्म्स टू अवॉइड स्क्रूटनी। तो ये चाहेंगे कि इनका कंटेंट किसी दूसरे तक ना पहुंचे और खुद ही जो सेल्फ रेगुलेटरी कोड ये जो अपना बनाएंगे उसमें ही कुछ ऐसी चीज़ें ऐसा कर लें कि सेंसरशिप का जो है इन पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो ये सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। इसके लिए ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये भी है इनके साथ कि अगर ये सेल्फ रेगुलेशन सिस्टम बना भी लेते हैं तो ऐसे कुछ इश्यूज़ इनके साथ हमेशा रहेंगे। अब कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो रेगुलेशन ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए कहे गए हैं कि ठीक है, एक तो जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनको रेगुलेट करना है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके के रीजंस दिए गए। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये चाहते हैं कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं इनको रेगुलेट ना किया जाए। fears of a censorship regime is the first concern about it। कि हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा डर हो एक सेंसरशिप का उसमें बढ़ जाएगा, कि हो सकता है कि वो जो कंटेंट जो वो दिखा रहे हैं वो हमारी समाज की रियलिटी है, लेकिन हो सकता है कि उस पर सेंसर कर दिया जाए। तो ऐसे कंटेंट पर सेंसर कर दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की जो आज़ादी है या फिर जो एक्सप्रेशन की उनकी आज़ादी है तो वो कहीं ना कहीं रोक ली जाएगी। नो नीड ऑफ एडिशनल रेगुलेशंस, एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेचुअरी प्रोविजंस सच एज आईटी एक्ट एटसेट्रा ऑलरेडी प्रेजेंट। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ऑलरेडी जो आईटी एक्ट है वो प्रेजेंट है, तो फिर क्या ज़रूरत है एक दूसरा रेगुलेटिंग सिस्टम बनाने की। फ्रीडम टू कंज्यूम कंटेंट, ओसीसीपी इज पुल कंटेंट एंड हेंस users exercise substantial choice in the content they want to view. Moreover, major platforms classify and mark programs according to age and provide a brief description of the content before it's played। तो जैसे आपने देखा होगा ना कि तंबाकू के जो पैकेट्स होते हैं उस पर लिखा होता है तंबाकू से कैंसर होता है, कुछ वैसी ही चीज़ यहाँ पे भी है। तो ये जो ओसीसीपी के जो कंटेंट्स दिखाए जाते हैं ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म्स, इन पे जो दिखाया जाता है जो भी, तो उससे पहले ही आपको उसमें लिखा होता है कि ये किस से किस एज ग्रुप के लिए है या फिर इसमें किस टाइप की कंटेंट है। कंटेंट का जो पूरा डिस्क्रिप्शन होता है वहाँ पर लिखा होता है। तो इस जब सब कुछ तो हमने ओपन कर दिया तो फिर आप हमारी फ्रीडम को क्यों रोक रहे हैं। तो ये तो कंज्यूमर का कंटेंट फ्रीडम है कि वो कौन सा कंटेंट देखना चाहता है। Next is growth in Indian film industry. The rapid growth of OTT industry is benefiting small scale content producers, and these platforms are making regional films available around the country as well as globally. Excessive regulation might put Indian content creators at disadvantage when they are competing on world stage। तो
ये जो OTT प्लेटफॉर्म है ना, एक वर्ल्ड लेवल का प्लेटफॉर्म उनको प्रोवाइड करता है। और ये जो हमारी जो लोकल कला है वो जो निकल के आ रही है इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे, हो सकता है कि उनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो वो कंटेंट प्ले कर रहे हैं वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी पसंद किया जा रहा है। तो अब इन सारी चीज़ों पर अगर इतना ज़्यादा रेगुलेशंस और रूल्स इम्पोज किए जाएंगे तो हो सकता है कि ये सारी चीज़ें उभरने से पहले ही दब के रह जाएं। नेक्स्ट इज वास्ट अमाउंट ऑफ कंटेंट। और देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है, ये जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट है ना, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड से ओरिजिनेट हो रहा है। तो अब आप कहीं से ये फीजिबल दिखता ही नहीं कि आप किस कंटेंट को सेंसर करेंगे, किस कंटेंट को ब्लॉक करेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। एक फैक्ट है कि हर एक सेकेंड पर 7 न्यू वेबसाइट्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आप सोच लीजिए कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे भरा भरा पूरा कंटेंट है जो पूरे पूरे वर्ल्ड से आ रहा है। तो इनको किस तरीके से आप ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी इमर्ज कर लेंगे कि सारे कंटेंट को सेंसर भी कर लेंगे और ब्लॉक भी कर लेंगे जो यूज़फुल कंटेंट नहीं है उसे। तो ये सारे कुछ टर्म्स थे जो अगेंस्ट रेगुलेशन ऑफ OTT प्लेटफॉर्म्स थे। आई होप ये OTT प्लेटफॉर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक है लीगलाइजिंग बेटिंग इन इंडिया। बेटिंग, सट्टेबाजी। अब देखिए, बहुत बड़ी स्केल की जो बेटिंग है ना, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। ये नहीं है कि हम और तुम लूडो खेलते हैं, 10 रुपए की शर्त लगी है, जो जीतेगा उसे 10 रुपए। ये एक तरीके की बेटिंग है, लेकिन लीगलाइज बेटिंग इन इंडिया ये बहुत बड़ा टॉपिक है और ये काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है। Minister of State for Finance has pitched for legalizing betting in India. स्टेट फॉर फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। ओके, तो उन्होंने ऐसा कहा है कि कहीं ना कहीं बेटिंग को इंडिया में अब लीगलाइज कर देना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बेटिंग है क्या। बेटिंग इज डिफाइंड एज द एक्शन ऑफ गैम्बलिंग मनी ऑन द आउटकम ऑफ रेस, गेम और अदर अनप्रेडिक्टेबल इवेंट्स। तो जो भी अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है यहाँ बेटिंग में। तो क्या है ये, गैम्बलिंग मनी, ओके, आउटकम ऑफ रेस, गेम और अदर ऐसी चीज़ें जहाँ पे इवेंट जो है बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, नहीं पता कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है, ऐसी चीज़ों पर पैसा लगाना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बेटिंग है। तो अब इसके लिए क्या इंडिया में कोई लॉ नहीं है? तो एक चीज़ है, यहाँ पर देखिए, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 इज द जनरल लॉ गवर्निंग गैम्बलिंग इन इंडिया। तो गैम्बलिंग को इंडिया में गवर्न करने के लिए पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 है। हाउएवर द स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव बीन entrusted with significant regulatory leeway to form state specific gambling law। तो ये जो, अब देखिए, हमारी डेमोक्रेसी, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो शेड्यूल्स हैं उसमें एक 7th शेड्यूल दिया हुआ है जिसमें बिल्कुल अलग अलग 3 लिस्ट बना दी गई हैं। यूनियन लिस्ट अलग है, स्टेट लिस्ट अलग है और कंकरेंट लिस्ट अलग है। इसके साथ ही रेसिड्यूरी पावर्स जो हैं वो सेंटर को दे दी गई हैं। तो अब इन पर जो स्टेट लिस्ट है उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, गैम्बलिंग से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहीं पर रखे गए हैं, स्टेट लिस्ट में ही। तो स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं उनके पास ये फ्रीडम है कि वो इन पर लॉ बना सकती हैं, राइट। लेकिन इसके साथ साथ इसको एड करने के लिए पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 भी है। नेक्स्ट पॉइंट इज, देयर आर नो स्पेसिफिक सेंट्रल लॉज गवर्निंग ऑनलाइन गैम्बलिंग इन इंडिया। आजकल ऑनलाइन गैम्बलिंग का बहुत सारा क्रेज़ देखने को मिल रहा है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे आ गए हैं क्रिकेट को लेकर के, या फिर जो लूडो गेम्स बहुत ज़्यादा इमर्ज हुए हैं इस टाइम पे, उन चीज़ों को लेकर के, जो भी जिसमें बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी रहती है ना जिन गेम्स में, उन्हीं को लेकर के ये सारी चीज़ें, इवन तो ये सारी चीज़ें तो आपको देखने को मिलेंगी, रहती ही हैं बहुत। लेकिन आपने देखा होगा कि क्रिकेट पर ही सबसे ज़्यादा फोकस रहता है लोगों का। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि चेस को लेकर गैम्बलिंग की जा रही है, राइट। Most of the gambling legislations have been enacted prior to the advent of virtual or online gambling, and hence these primarily refer to gaming, gambling activities at physical premises। तो बहुत ज़्यादा जो है वर्चुअल चीज़ें या ऑनलाइन गैम्बलिंग बहुत ज़्यादा इमर्ज हो रही है, और कोई सेंट्रल लॉ नहीं है इस ऑनलाइन गैम्बलिंग को
रोकने के लिए। कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड हैव टेकन अ स्टेप इन दिस डायरेक्शन, लीगलाइजिंग एंड रेगुलेटिंग बेटिंग इन स्पोर्ट्स। तो उन्होंने स्पोर्ट्स सेक्शन में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज ने जो बेटिंग है उनको अंडर स्पोर्ट्स लेते हुए लीगलाइज और रेगुलेट कर दिया है। तो उन कंट्रीज के आप नाम याद रख सकते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड न्यूजीलैंड। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ लीगलाइजिंग बेटिंग, कौन कौन से ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो फेवर में कहे जा रहे हैं कि हाँ बेटिंग को लीगलाइज करना ज़रूरी है। सो इन फर्स्ट ऑफ देम इज रेवेन्यू सोर्सेज। बहुत सारा पैसा लोग इस सट्टेबाजी में लगा देते हैं। लीगलाइजिंग बेटिंग विल बी हेल्पफुल इन जनरेटिंग इनकम फॉर द गवर्नमेंट, राइट। इतने सारे लोग पैसा लगा रहे हैं, अगर गवर्नमेंट इसको लीगलाइज कर देती है तो कहीं ना कहीं टैक्स जो है बहुत बड़ा रेवेन्यू बन करके आएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए। अकॉर्डिंग टू KPMG स्टडी इन 2010, इंडियन गैम्बलिंग मार्केट इज एस्टिमेटेड एट अराउंड $60 billion। इट्स अ ग्रेट अमाउंट। तो अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाए तो काफ़ी हद तक टैक्स रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा। मतलब गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तो ये एक बिल्कुल सोर्स हो जाएगा इनकम का। नेक्स्ट इज रिकमेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड कमिटी, जस्टिस लोढ़ा कमिटी। तो जस्टिस लोढ़ा की जो कमेटी थी उन्होंने भी रिकमेंड किया था कि ये जो फ्रेमवर्क है पूरा, उसको एक फ्रेमवर्क तैयार करना चाहिए। मैच फिक्सिंग जो है उसको अलग कर देना चाहिए और जो बेटिंग है उसको अलग कर देना चाहिए। ओके, बेटिंग और क्रिकेट, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखा जाए, राइट। क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है, बेटिंग अलग चीज़ है। जैसे कि आप देखिए ड्रीम 11 और ये सारी जो जगहें हैं जहाँ पर दिखाया जाता है कि ऐसे गेमिंग ऐप्स जहाँ से आप पैसे अर्न कर सकते हैं, लेकिन वो होता क्या है, एग्जैक्टली बेटिंग ही तो है वो। तो वहाँ पर वो बेटिंग अलग है और मैच फिक्सिंग जो है वो अलग है, जहाँ पर बड़ी बड़ी जो टीम्स होती हैं वो हारने के लिए तैयार हो जाती हैं कुछ पैसों के लिए। तो ये जो मैच फिक्सिंग है ना, वो कुछ पैसे नहीं, आई थिंक वो बहुत पैसे होते हैं जिसके लिए वो मैच फिक्सिंग हो जाती है। जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गई, बहुत सारी टीम्स होती हैं, वो मैच हारने के लिए तैयार हो जाती हैं सिर्फ पैसों के लिए। सिर्फ पैसे नहीं, बहुत पैसे। ओके, विल augment other sports infrastructure. The money earned from betting can be used to augment infrastructure or other sports and tourist facilities. Globally, sports betting and gambling are utilized to generate funds for good cause and promotion of sports. तो जो इन बेटिंग को लीगलाइज करने से जो रेवेन्यू निकलेगा ना, उसको बहुत जगहों पर यूज़ किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ कर लो, अदर स्पोर्ट्स में यूज़ कर लो, टूरिस्ट फैसिलिटीज़, हमारे इंडिया में इतनी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स उनको ही अच्छा कर लो। ग्लोबली स्पोर्ट्स बेटिंग एंड गैम्बलिंग आर यूटिलाइज्ड टू जनरेट फंड्स फॉर गुड कॉज एंड प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स। तो जो ग्लोबल बेटिंग हो रही है ना, ये ग्लोबल गैम्बलिंग हो रही है, उनसे जो भी फंड्स जनरेट हों उनको अच्छे कॉज के लिए इस्तेमाल किया जाए या स्पोर्ट्स के प्रमोशंस के लिए इस्तेमाल किया जाए। चेक ऑन इलीगल एक्टिविटीज, दिस विल हेल्प इन कर्बिंग ग्रोथ ऑफ इलीगल ट्रेड एंड कॉमर्स एंड करेक्ट practices such as sport fixing and match fixing being employed in sports, particularly cricket. It could be ensure detection of fraud and money laundering and would create transparency. अगर इस तरीके को कोई उसको लीगलाइज कर दिया जाए ना, तो उन जो इलीगल एक्टिविटीज होती हैं सिर्फ गैम्बलिंग के नाम पे, वो थोड़ा कम हो सकती है कहीं ना कहीं। जो इतना सारा करप्शन बढ़ रहा है ना इन सब चीज़ों से, वो कहीं ना कहीं कम हो सकता है। जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं जैसे कि स्पॉट फिक्स करना, मैच फिक्स कर लेना और हारने जीतने के नाम पर मैच फिक्स कर लेना, और जो भी एम्प्लॉयमेंट है स्पोर्ट्स में, जैसे कि सबसे ज़्यादा ये चीज़ क्रिकेट में ही देखने को मिलती है। वैसे तो अनप्रिडिक्टेबिलिटी सारे ही गेम्स में होती है, किसी भी गेम में किसी को पहले से नहीं पता होता है कि कौन सी टीम जीतने वाली है। दोनों ही टीम्स जो होती हैं उनमें बराबर का एंथुसियाज्म देखने को मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली जो टीम हारती है क्या उसको पहले से पता होता है कि वो हारने वाली? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर स्पोर्ट्स में अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, लेकिन ये जो पर्टिकुलरली स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग जैसी चीज़ है वो क्रिकेट में ही ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाएगा ना गैम्बलिंग को, तो कहीं ना कहीं इसमें एक
check होगा, it will be the check on illegal activities happening in this area. प्रिवेंटिंग लोन शार्किंग, इसका मतलब ये कि हमारे यहाँ पर अभी तो इसको लीगलाइज किया नहीं गया है। अगर लीगलाइज कर दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि जो डीक्रिमिनलाइजेशन हो जाएगा लोन शार्किंग का, मतलब फिर जो लोन्स हैं वो उन लोगों को नहीं दिए जाएंगे जो ये गैम्बलिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। वैसे तो ये पता नहीं चल सकता कि कौन गैम्बलिंग के लिए यूज़ कर रहा है कौन नहीं, लेकिन एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिए इसे कि एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए कोई एक बंदा लोन लेता है राइट गैम्बलिंग के लिए, और वो उस लोन को रीपे नहीं कर पाएगा अगर वो उस गैम्बलिंग में हार जाता है तो इस तरीके की चीज़ों को लोन शार्किंग बोलते हैं। तो ये अगर वो लीगलाइज हो जाएगा तो लोग जो है ना डरेंगे एक बार के लिए इन सब चीज़ों के लिए लोन लेने से। नेक्स्ट इज बेटर इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म। तो अगर एक ऐसी बॉडीज हैं जो एजेंसीज हैं इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करती हैं, तो अगर चीज़ हो जाएगी लीगल हो जाएगा गैम्बलिंग, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम करने वाले गैम्बलर्स होते हैं और जो ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े बड़े गैम्बलर्स हैं उन पर भी वो जो एजेंसीज हैं जो ये काम करती हैं एक तरीके का चेक पुट करेंगी, मतलब एक तरीके का उन पर रोक लगाएंगी जो इनकन्वीनियंस पैदा कर सकते हैं इन सब चीज़ों की लिए। मतलब एक इन्फोर्समेंट आएगा, अथॉरिटीशिप आएगी इन सब चीज़ों में अगर ये चीज़ें लीगल हो जाती हैं तो। At par treatment. It has also been argued by many that since horse racing has always been considered legal as it is considered game of skill, gambling and betting activities should also be treated alike. तो कुछ लोगों का ये कहना है कि जैसे हॉर्स रेसिंग है उसमें तो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ना आपकी कौन सा हॉर्स जीतने वाला है, वो एक गेम ऑफ स्किल है, वो तो एक स्किल गेम ऑफ स्किल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो वैसे ही लोगों का कहना है कि गैम्बलिंग और बेटिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी वैसे ही ट्रीट करना चाहिए ना फिर। अब देखिए ये तो हो गई फेवर में बात, इनको लीगलाइज करने के अगेंस्ट में क्या क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। मतलब थोड़ा समझिए, बेटिंग को लीगलाइज करने के फेवर में ये सारे आर्ग्यूमेंट्स थे राइट। अब जो आर्ग्यूमेंट्स हम देखेंगे वो बेटिंग को लीगलाइज ना करने के लिए है। ओके, such activities expose and exploit the vulnerable sections of society and not consistent and in conformity with the directive principles of state policy। हमारे सोसाइटी में कुछ वल्नरेबल सेक्शंस है राइट, जिनके पास इतनी आमदनी नहीं है वो भी इन सब चीज़ों को बिल्कुल नशे की तरह से ट्रीट करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं इन सब चीज़ों से और फिर उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो ये सारी चीज़ों को फिर रोकना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर जो गैम्बलिंग और बेटिंग है वो लीगलाइज हो जाती है तो। It may breed corruption, match fixing, and may give rise to various criminal activities. Also, some state governments expressed that such activities are unethical and not in the interest of public at large. तो ये करप्शन को और बढ़ावा देगा। अगर बेटिंग लीगलाइज हो जाएगी तो हर कोई सोचेगा कि लाओ अब तो ये लीगल काम है हम भी करते हैं, तो इस चीज़ के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, करप्शन, मैच फिक्सिंग करेंगे और बहुत सारी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो सकती हैं जो फिलहाल जिनका जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है राइट। और कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट हैं जिनका ये कहना है कि बहुत अनएथिकल सी चीज़ है, हमारी सोसाइटी में जुआ इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है, इसलिए ये एट लार्ज देखा जाए तो ये पब्लिक के इंटरेस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। It has been proven to result in financial losses causing an adverse impact on one's economic state, personal life and social life. तो जुआ जैसी चीज़ कभी किसी का भला नहीं कर सकती है राइट। कॉजिंग एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक स्टेट, अगर कोई जिसकी इनकम है वो इतनी नहीं है राइट और वो इन सब चीज़ों में लग जाता है तो फिर उसकी पर्सनल लाइफ तो स्पॉइल होती ही होती है, सोसाइटी में भी उसको बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है, तो उसकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक स्टेट सब बर्बाद हो जाता है। द एग्जिस्टिंग पॉलिसी, नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया, द करंट सोशो इकोनॉमिक atmosphere in the country and prevalent social and moral values do not encourage betting and gambling. तो हमारे यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है
सोशो इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर प्रदान करती है, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011, राइट। इन पॉलिसीज को लेकर ये जो हमारे जो सोशल और मॉरल वैल्यूज हैं, है ना, ये कभी इनकरेज नहीं करती हैं गैम्बलिंग और बेटिंग के लिए। इन सब चीज़ों को ना ध्यान में रखना है, क्योंकि अगेंस्ट वाले आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो एक बैलेंस बनाएंगे। अगर आप सिर्फ उनको लीगलाइज करने पे बोलेंगे या आंसर राइटिंग अगर आप करें तो सिर्फ लीगलाइज करने पर ही लिखेंगे तो आपके आंसर में जो ना एक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। कैसे आप कह सकते हैं कि हाँ सिर्फ लीगलाइज ही करना है? अगर वो लीगलाइज हो जाएगा तो इतने सारे उसके आउटकम्स भी तो देखने को मिलेंगे। इसलिए एक बैलेंस बनाकर चलना बहुत ज़रूरी है। वे फॉरवर्ड में क्या कहा गया है, आइए देखते हैं। बेटिंग एंड गैम्बलिंग ट्रांजैक्शन शुड बी लिंक्ड विद ऑपरेटर्स एज वेल एज प्लेयर्स और पार्टिसिपेंट्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, सो एज टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड स्टेट सुपरविजन, राइट। अब देखिए, पहले तो ये गैम्बलिंग और ये सारी चीज़ें अगर लीगलाइज हो जाती मान लीजिए, तो कुछ लोग क्या कर सकते हैं, इसमें भी अपना दिमाग लगा सकते हैं, राइट। कि उनको उसमें भी अगर उनको बचना है कि हमें हाँ ये चीज़ टैक्स ना देना पड़े, ये ना देना पड़े, तो आजकल आपने देखा होगा कि जो ऑनलाइन गैम्बलिंग के चीज़ें हैं वो जैसे लाइव चैट गेम स्टार्ट हुए ना, उन सारी चीज़ों पे भी ये सारी चीज़ें शुरू हो गई हैं। तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन हो वो उनका प्रॉपर लिंक्ड अकाउंट होना चाहिए, कि जो भी प्लेयर है, पार्टिसिपेंट है, उसका आधार कार्ड या पैन कार्ड से लिंक्ड अकाउंट होना चाहिए। तो एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और स्टेट सुपरविजन, स्टेट उस पर अपना सुपरविजन दे सकता है। फिर द कैप ऑन द मैक्सिमम अकाउंट दैट कैन बी स्टेट इन वेगर कुड बी फिक्स्ड बाय लॉ एंड स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेड। तो एक तरीके का आप कैप लगा सकते हैं कि इस अमाउंट से ज़्यादा आप गैम्बलिंग और बेटिंग में यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ये कोई मानने नहीं वाला है। गैम्बलिंग ट्रांजैक्शंस कैन बी मेड कैशलेस, मेकिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ पेमेंट सच एज क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, वर्चुअल करेंसीज लाइक क्रिप्टो करेंसी एटसेट्रा। तो इनको कैशलेस बनाने की बात की गई है। उनको कैशलेस किया जाना चाहिए, जिससे कि इनका जो ट्रांजैक्शन है वो अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू होगा तो एक तरीके की ट्रांसपेरेंसी और डेवलप होगी। Stringent laws should be put in place to control foreign direct investment and at the same time to prevent money laundering while also implementing necessary tax reforms. अब देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर कहीं से कोई फॉरेन फंड आ रहा है इन सब चीज़ों के लिए, तो वो जो है इन सारे मीन्स से नज़र में नहीं आने वाला। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि एक स्ट्रिंजेंट लॉज होने चाहिए, जिससे कि ये जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इस पर भी कुछ ना कुछ तरीके से अ, ऐसा इम्प्लीमेंट किया जाए कि कुछ नेसेसरी टैक्स रिफॉर्म्स आ जाएं, जिससे कि ये चीज़ जो आ रही है ना, ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है इन सब चीज़ों के लिए, उस पर भी रोक लग सके। Websites advertising gambling must compulsory ensure that there is no objectionable or pornographic content on display on their portals or platforms. तो अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो एडवर्टाइजिंग करते हैं ना इतना ज़्यादा कि गलत चीज़ भी बार बार देखते देखते सही लगने लगती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप ऐड कर रहे हो इन सब चीज़ों का, उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट हो, कोई पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो, उनके चाहे वो पोर्टल हो, उनका कोई प्लेटफॉर्म जिस पर वो एडवर्टाइज कर रहे हैं, या टेलीविजनिक उनका वेबसाइट है, या कहीं पर भी जहाँ पर भी वो अपने चीज़ों को एडवर्टाइज कर रहे हैं, ऐसे कंटेंट्स तो बिल्कुल नहीं रखने चाहिए उनको। द पार्लियामेंट मे ऑल्सो इनैक्ट अ मॉडल लॉ फॉर रेगुलेटिंग गैम्बलिंग दैट मे बी अडॉप्टेड बाय द स्टेट्स। अब जैसे कि मैंने बताया कि स्टेट लिस्ट की चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें स्टेट को ही करनी पड़ेंगी। तो पार्लियामेंट ऐसा मॉडल ज़रूर बना सकता है जो स्टेट्स के द्वारा अडॉप्ट किया जाए, राइट। तो ये दो टॉपिक्स हमने बेसिकली डिस्कस किए आज, रेगुलेटिंग ओवर द टॉप, ओके, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बारे में और लीगलाइजिंग बेटिंग के बारे में। अब अबाउट गैम्बलिंग लेजिस्लेशन इन इंडिया, गैम्बलिंग को लेकर के हमारे इंडिया में कैसा लेजिस्लेशन है उसको देख लेते हैं। बेटिंग इज अ टर्म दैट वैलिडेट्स द एक्टिविटी ऑफ गैम्बलिंग is a generic term while betting is a structured agreement। तो हमारे इंडिया में कहा जाता है कि ये जो बेटिंग है
वो एक्टिविटी ऑफ गैम्बलिंग है, राइट। और जो गैम्बलिंग है वो एक स्ट्रक्चर्ड एग्रीमेंट है, मतलब गैम्बलिंग को एक तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड अग्रीमेंट की तरह देखा जाता है। गैम्बलिंग एंड बेटिंग आर स्टेट सब्जेक्ट्स, जैसा कि हमने डील किया कि 7th शेड्यूल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो 3 लिस्ट्स बनाई गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो जो स्टेट लिस्ट है उसका टॉपिक है, राइट। हाउ एवर गैम्बलिंग इज नॉट डिफाइंड अंडर गैम्बलिंग लेजिस्लेशंस ऑफ स्टेट्स, ओके। The Indian law distinguishes each game to be game of skill and game of chance. This differentiate fantasy sports from the traditional betting. तो जो ट्रेडिशनल बेटिंग होती है, छोटी मोटी बेटिंग्स जो चलती रहती हैं, उनको बड़ी बड़ी चीज़ों से अलग करने के लिए लॉ में क्या किया गया है कि जो गेम ऑफ स्किल है और जो गेम ऑफ चांस है, स्किल जहाँ पे स्किल का यूज़ हो रहा है और गेम ऑफ चांस जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हम पता कर सके कि हाँ ये चांस का है, मतलब आप पहले से नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि आगे क्या होने वाला है। द गैम्बलिंग अंडर द गैम्बलिंग लेजिस्लेशन डज नॉट इंक्लूड बेटिंग ऑन हॉर्स रेस। स्टेट सब जो हॉर्स रेस है वो जो है उसको इंक्लूड नहीं किया गया है गैम्बलिंग लेजिस्लेशंस में, ओके। गेम ऑफ स्किल्स इनको नहीं रखा गया है, एक्सक्लूड अंडर द गैम्बलिंग एक्ट एंड बाय द कोर्ट्स जजमेंट। उसके बाद जो लॉटरीज हैं उनको भी इससे अलग रखा गया है, रेगुलेटेड बाय लॉटरी लॉज ऑन ऑफ इंडिया। आप ध्यान रखिएगा कि ये जो लॉटरी है वो गैम्बलिंग के अंडर नहीं आती है, वो रेगुलेटेड बाय लॉटरी लॉज ऑफ इंडिया। दस फैंटेसी स्पोर्ट्स बेटिंग इज लीगल बिकॉज इट इज गेम ऑफ स्किल। जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स हैं वो उनमें बेटिंग करना लीगल है क्योंकि वो एक गेम ऑफ स्किल है। एंड इन फैंटेसी स्पोर्ट्स योर ओपोनेंट्स आर अदर ह्यूमन प्लेयर्स रादर दैन बुक मेकर्स लाइक द ट्रेडिशनल बेटिंग। तो जो ट्रेडिशनल बेटिंग होती है उसमें बुक मार्कर्स होते हैं, लेकिन ये जो स्पोर्ट्स फैंटेसी स्पोर्ट्स है इनमें जो बेटिंग हो रही है उसमें तो आपके सामने जो है वो दूसरा बंदा, दूसरा प्लेयर है ना, और वो स्किल पर बेस्ड है। तो इसमें कोई ऐसा गेम ऑफ चांस वाली चीज़ नहीं है, तो इसलिए वो जो है उसमें बेटिंग करना फैंटेसी स्पोर्ट्स में वो लीगल है। अब सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर लिखी हुई है वो सिक्किम एंड नागालैंड एक्सप्रेसली परमिट ऑनलाइन गैम्बलिंग। तो ये जो 2 स्टेट्स हैं सिक्किम और नागालैंड वो परमिट करती हैं ऑनलाइन गैम्बलिंग को। हाउएवर देर आर ऑल्सो स्टेट्स सच एज तेलंगाना विच फॉलो अ पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स गैम्बलिंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। और साथ ही साथ एक स्टेट तेलंगाना है जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके की बेटिंग को बिल्कुल सिरे से नकारता है, जीरो टॉलरेंस है। तो आई होप अब आपको ये भी समझ आया होगा जो हमने अभी डिस्कस किया, लीगलाइजिंग बेटिंग इन इंडिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी कंटेंट आपको नहीं समझ आया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं और वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस video, so do give it a thumbs up. If you haven't subscribed my channel till now, please subscribe it and share it with others. Thanks for watching.